नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी नाइन। मैं हूं प्रियंका संभव। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स यानी कि एम्फी का लेटेस्ट डेटा बता रहा है कि अब देश में 4.5 करोड़ से ज्यादा सिप अकाउंट है। इक्विटी से जुड़े म्यूचुअल फंड में एक तगड़ा इनफ्लो भी देखा जा रहा है। खासतौर पर जब ऐसा वक्त होता है जब बाजार लगातार हाईज बना रहे हो, तो सभी लोग इक्विटी से जुड़े निवेश करना चाहते हैं। ऐसे में डायरेक्ट स्टॉक हो या म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टर्स की तादाद बढ़ रही है। लेकिन क्या शेयर बाजार में कमाई का कोई शॉर्ट फॉर्मूला हो सकता है? आप कभी भी बाजार को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, खुद को आप प्रिपेयर जरूर कर सकते हैं। तो जब आप बाजार में रखते हैं कदम, तो किस तरह से अपने निवेश का ख्याल रखें? एक रिटेल निवेशक को क्या करना चाहिए, कौन सी वो गलतियां जिनसे बचना चाहिए, और इस तरह के अपमूव वाले बाजार में क्या वैल्यू इन्वेस्टिंग काम करेगी? आज इन्हीं सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर अमित प्रेम चंदानी, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और फंड मैनेजर इक्विटी हैं यूटीआई म्यूचुअल फंड में। इनसे हम समझते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग में अगर आपको इंटरेस्ट है तो क्या होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग, साथ में मौजूदा बाजार में आपकी रणनीति क्या हो। थैंक यू मिस्टर प्रेमचंदानी, आपने मनी नाइन के लिए वक्त निकाला। अब बाजार बिल्कुल अनस्टॉपेबल नजर आ रहे हैं अभी। कोई भी चीज जो है अभी बाजार को ऊपर जाने से रोक नहीं रही है। अभी इस मौजूदा बाजार में आप क्या रीड कर रहे हैं, क्या आउटलुक आप लोगों की तरफ से है? थैंक यू प्रियंका जी। मौजूदा बाजार, इफ वी कैन टॉक अबाउट इट, का जो पिलर है वो सेंट्रल बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी, ग्लोबल सेंट्रल बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी था। 2020 में जब पैंडेमिक ने पूरे दुनिया को हिट किया, तब ग्लोबल सेंट्रल बैंक, स्पेशली यूएस सेंट्रल बैंक ने अपना मॉनेटरी टैप खोल दिया और काफी ज्यादा मॉनेटरी एक्सपेंशन की गई। उस मॉनेटरी एक्सपेंशन की वजह से ग्लोबली इंक्लूडिंग इंडिया में बहुत सारा लिक्विडिटी फ्लो बढ़ गया। उस लिक्विडिटी फ्लो बढ़ने के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल काफी कम हो गया, और जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाता है तो मार्केट की वैल्यूएशन चढ़ने लगती है। वही हमें देखा गया, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम हो गया, उसकी वजह से मार्केट के मल्टीपल्स बढ़ने लगे। उसका एक अभी हमने देखा है कि इन्फ्लेशन ग्लोबली हैज कम बैक, एंड दिस हैज कम बैक बिकॉज जब पैंडेमिक कम होते गया दुनिया में, हमने देखा सेकेंड वेव यहाँ पे कम हो गया। यूएस काफी डेवलप्ड वर्ल्ड में प्लस इंडिया में वैक्सीनेशन रेट्स काफी बढ़ गए हैं, तो सब कुछ खुलने लगा है। और जब इकोनॉमी खुलने लगी है तो डिमांड हर चीज की बढ़ गई है, लेकिन सप्लाई कोप अप नहीं कर पाई है। एंड इतना ज्यादा लिक्विडिटी फ्लो है, डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है पर सप्लाई कोप अप नहीं कर पाई है। इसकी वजह से इन्फ्लेशन वापस आ गया है दुनिया में। एंड मार्केट को अभी आशंका है कि यूएस फेड ने जो मॉनेटरी एक्सपेंशन किया था उसका थोड़ा विथड्रॉल शुरू हो जाएगा, टेपरिंग का डर है। और यही डर थोड़ा बहुत ग्लोबल मार्केट्स में प्राइस्ड इन होना शुरू हो गया है। इंडिया में अभी भी ये प्राइस्ड इन नहीं हुआ है। डोमेस्टिक ग्रोथ, एज फार एज इंडिया की बात करें तो डोमेस्टिक ग्रोथ इंडिया में हैज काइंड ऑफ कम बैक सिग्निफिकेंटली। ऑलमोस्ट हर सेक्टर Q2 FY20 के ऊपर के स्तर में है। मतलब Q2 FY21 तो पैंडेमिक ईयर था, लेकिन अगर हम एक साल और पीछे चले जाएं तो उससे YOY 2 ईयर YOY ग्रोथ देखें तो ऑलमोस्ट हर सेक्टर 2 ईयर बेसिस पे भी YOY ग्रोथ कर रहा है, एक्सेप्ट ऑटो सेक्टर। एंड हमने देखा है कि आरबीआई, हमारे यहाँ पे भी इन्फ्लेशन काफी वोलेटाइल रहा है, पर कोर इन्फ्लेशन, कोर सीपीआई काफी स्टिकी रहा है, पर आरबीआई ने उसको इग्नोर किया है और ग्रोथ के ऊपर फोकस किया है। और एक और रीजन जो मार्केट को ऊंचाई के स्तर पे रख रहा है वो है अर्निंग ग्रोथ। किसी ने नहीं सोचा था कि FY21 जब जीडीपी -7% से डिक्लाइन करेगा, इकोनॉमी 7% डिक्लाइन करेगी, पर अर्निंग ग्रोथ, कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ ऑलमोस्ट 15% से ग्रो करेगा। ये किसी ने नहीं सोचा था FY21 के शुरू में, एंड वो हो गया है। और FY22 की अर्निंग ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन 30% प्लस है। सो ये मेन रीजन है मार्केट के बायंसी का। बट हमें लगता है कि मार्केट ऑलमोस्ट 30% अर्निंग ग्रोथ प्राइस किया हुआ है, एंड वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव है।
सो रिटेल इन्वेस्टर को नियर टर्म रिटर्न के बारे में थोड़ा संभल के थोड़ा एक्सपेक्टेशन कम करना चाहिए। मिस्टर प्रेमचंदानी, बाजार में आपने रिटेल निवेशक को तो कह दिया कि नियर टर्म के लिए उनको थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए, लेकिन मुझे ये बताइए, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर कोई है तो क्या वैल्यू इन्वेस्टिंग उनके लिए इस तरह के बाजार में काम करेगी? और क्या होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग? आप लोगों का एक फंड भी है, वैल्यू अपॉर्चुनिटीज फंड, जरा उसके बारे में बताइए। इन कॉमन मार्केट पार्लेंस वैल्यू इन्वेस्टिंग को चीप वैल्यूएशन से जोड़ा जाता है। बेसिकली सस्ता प्राइस टू बुक स्टॉक हो या सस्ता प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल हो, और उस स्टॉक को खरीदना वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। बट हम उस अप्रोच को फॉलो नहीं करते, हम इंट्रिंसिक वैल्यू अप्रोच को फॉलो करते हैं। एंड इंट्रिंसिक वैल्यू अप्रोच की एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन श्री वॉरेन बुफे ने दी है। उनका कहना है कि इंट्रिंसिक वैल्यू इज द डिस्काउंटेड वैल्यू of the cash flow that can be taken out of a business during the remaining life. So basically cash flow कितना कंपनी बनाती है और उस कैश को अगर हम डिस्काउंट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में, तो इस समय जो कंपनी का भाव है वो उससे सस्ता है या महंगा है। So as an investor we always focus on buying a company at less than the intrinsic value so that we can play the upside. मिस्टर प्रेमचंदानी, इस बाजार में जहाँ वैल्यूएशन इतने हाई हैं, आप कहाँ देख रहे हैं वैल्यू, और कौन से वो सेक्टर्स हैं जिसको आपको लग रहा है यहाँ पर अभी भी वैल्यू मिल सकता है, और इस बाजार में बहुत मुश्किल होगा इस तरह के सेक्टर्स को ढूंढना? यह आपकी बात सही है, वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव हो गया है बाजार में, बट अभी भी ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ वैल्यूएशन रीजनेबल है। बाजार और निफ्टी का सबसे बड़ा वेट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में है, एंड वो एक ऐसा सेक्टर है जो अभी भी रीजनेबली वैल्यूड है। इंडिया का क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो 60% से कम है। विदेशों में ये रेशियो करीब 100% से ज्यादा रहता है। रिटेल क्रेडिट टू जीडीपी 20% से भी कम है इंडिया में, सो रिटेल क्रेडिट पेनिट्रेशन काफी कम है। ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स हमने देखा है कि जो लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनका मार्केट शेयर कंसिस्टेंटली बढ़ते गया है। उन्होंने एक साल पहले जिस भी बैंक को कैपिटल चाहिए था पिछले 1 या 2 सालों में उन्होंने कैपिटल रेज किया है, और अभी अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट बैंक्स का कैपिटल ऑल टाइम हाई लेवल पे है। तो जब भी ग्रोथ रिवाइव होगा उनके पास वो कैपिटल है उस ग्रोथ को फंड करने के लिए। बाजार को लग रहा था कि क्रेडिट कॉस्ट और क्रेडिट लॉसेस बिकॉज ऑफ पैंडेमिक काफी हाई होंगे, पर हमने देखा है फर्स्ट और सेकेंड वेव के बाद भी क्रेडिट लॉस कंट्रोल में है। तो जब भी रिकवरी आएगी, प्राइवेट बैंक एक ऐसा सेक्टर है जो अभी भी रीजनेबली वैल्यूड है। वो रिकवरी में ग्रोथ को प्ले आउट रिकवरी को फंड कर सकता है, और काफी अच्छी मैनेज्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जो रीजनेबली वैल्यूड हैं एज ऑफ नाउ। सो हमने हमारी वैल्यू अपॉर्चुनिटी फंड में एक बड़ा ओवरवेट प्राइवेट बैंक्स में रखा है। और एक सेक्टर जो अभी थोड़ी मुश्किलों से गुजर रहा है बिकॉज ऑफ शॉर्ट टर्म हिकअप्स इज ऑटोमोबाइल सेक्टर। अगेन पेनिट्रेशन लेवल ऑफ ऑटो इन स्पेशली पैसेंजर व्हीकल इंडिया में पिछले 10 साल में नहीं बढ़ा है। अगर आप 10 साल पहले के पैसेंजर व्हीकल वॉल्यूम्स देखें और अभी के वॉल्यूम्स देखें लगभग सिमिलर हैं। तो 10 साल में ग्रोथ नहीं हुई है, और पिछले 3 साल में तो काफी नेगेटिव ग्रोथ रही है। हमें लगता है कि इस सेक्टर में जो कंपनीज हैं काफी ज्यादा कैश रिच हैं, डेट की कोई इश्यू नहीं है इन कंपनीज में, और सिक्लिकल रिकवरी जब आएगी तो पैसेंजर व्हीकल और 2 व्हीलर सेगमेंट में भी रिकवरी आएगी। लोग पर्सनल मोबिलिटी को प्रेफर करेंगे, और ये सेक्टर में वैल्यूएशन अभी भी सस्ता है। फाइनली रियल एस्टेट एक और सेक्टर है जहां पिछले 10 साल में हमने मंदी देखी है, क्योंकि काफी ज्यादा सप्लाई थी, डिमांड स्ट्रांग नहीं था। पर 10 साल अभी इंटरेस्ट रेट डिकेडल लो में है। अफोर्डेबिलिटी एक रियल एस्टेट की फ्रॉम अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू बढ़ गई है। तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव हैं। रियल एस्टेट साइकिल्स काफी लंबी चलती हैं, 10 साल का डाउन साइकिल हो चुका है, और हमें लगता है रिवाइवल स्पेशली रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में आने वाला है। रेरा की वजह से ऑर्गेनाइज सेक्टर को काफी बेनिफिट मिलेगा रियल एस्टेट में, बिकॉज काफी अनऑर्गेनाइज प्लेयर बाजार से हट गए हैं। तो ये तीसरा सेक्टर है जहां हम पॉजिटिव है और हमें वैल्यू दिख रही है।
राइट, तो 3 सेक्टर आप आइडेंटिफाई करते हुए, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, दूसरा ऑटो और तीसरा रियल एस्टेट। जब कोई एक रिटेल इन्वेस्टर वैल्यू अपॉर्चुनिटी जैसे फंड्स को चूज करता है, तो आप उन्हें किन बातों का ख्याल रखने के लिए कहते हैं और उनको क्या देखना चाहिए जब वो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं? उनका टाइम होराइजन क्या होना चाहिए? उनको किस तरह से अपने निवेश को चेक करते रहना चाहिए? एक रिटेल इन्वेस्टर को हर समय फोकस रखना चाहिए एसेट एलोकेशन पे। रिटेल इन्वेस्टर्स को वैल्यूएशन पे फोकस रखना चाहिए। अगर आप देखें ओवरऑल वैल्यूएशन मार्केट की अभी 1 ईयर फॉरवर्ड वैल्यूएशन 22 टाइम प्राइस टू अर्निंग पे है। अगर मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी, लार्ज कैप सबकी वैल्यूएशन देखें तो 1 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव नॉर्मल पे चल रही है। और इस माहौल में और इस वैल्यूएशन पे काफी एग्रेसिव बेट्स नहीं लेने चाहिए। फोकस रहना चाहिए डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए विद एसेट एलोकेशन इन माइंड। सेक्टरल फंड्स में एलोकेशन कम रहना चाहिए इस टाइम, इस वक्त पे। ओके, और अगर केवल हम बात करें कि अभी कौन सी वो गलतियां जो आप देखते हैं कि निवेशक कर बैठता है इस बाजार में, जब सब कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप कौन सी वो गलतियां जो आपको लगता है कि ये गलती जो है वो इस तरह के बाजार में अक्सर निवेशक करते हैं? अक्सर निवेशक हमने देखा है कि जब बुल मार्केट काफी तेजी में होती है तो पास्ट रिटर्न देखकर वो फ्यूचर रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रख लेता है। तो अभी अगर आप पास्ट रिटर्न देखें तो लास्ट 1 ईयर रिटर्न आई थिंक इक्विटी में 50% से ज्यादा है, और ये सोच के अगर वो इन्वेस्ट करेगा कि अगले साल भी ऐसा रिटर्न बनेगा तो वो एक गलती होगी, क्योंकि 1 साल पहले वैल्यूएशन काफी सस्ता था, मार्केट क्रैश हो गया था और उस बेस में मार्केट ने 50% रिटर्न दिए हैं। तो एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटेल इन्वेस्टर्स को देखा गया है कि वो काफी मोमेंटम चेज करते हैं। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को इस माहौल में मोमेंटम नहीं चेज करना चाहिए। स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में काफी कॉशियस रहना चाहिए आज की मार्केट में। वैल्यू स्ट्रेटेजी में इन्वेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जब वैल्यू स्ट्रेटेजी में इन्वेस्ट करते हैं हम कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखते हैं, जिसको मैंने एक ब्लॉग में लिखा भी है। जो मेन पॉइंट्स है उसमें ये है कि हम ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते जहां टर्मिनल वैल्यू पे शक हो। टर्मिनल वैल्यू मतलब 10 साल बाद ये बिजनेस रहेगी कि नहीं, इस पे शक हो, तो हम उसको वैल्यू इन्वेस्टिंग में वो सस्ती दिखती हैं कंपनियां, बट इसलिए सस्ती होती है कि 10 साल बाद शायद वो बिजनेस रहे ही नहीं, तो टर्मिनल वैल्यू क्लोज टू 0 होता है। कोई कंपनीज का प्राइस टू अर्निंग हाई होता है, बट हम फोकस करते हैं प्राइस टू कैश फ्लो पे, बिकॉज अगर कंपनी अर्निंग एक अकाउंटिंग नंबर है और कैश एक एक्चुअल नंबर है, तो हम कैश फ्लो पे ज्यादा फोकस करते हैं एज कम्पेयर टू अकाउंटिंग। सो रिलेटिव वैल्यूएशन का कॉल कैश फ्लो को ध्यान में करते हैं, ना कि प्राइस टू अर्निंग पे रख के। एक कंपनी जिसका वर्किंग कैपिटल काफी बढ़ते जा रहा है बट अर्निंग भी बढ़ती जा रही है, उसमें हम काफी ज्यादा सतर्क हो जाते हैं, कॉशियस हो जाते हैं, बिकॉज वर्किंग कैपिटल तब बढ़ता है जब आप सेल्स दिखाते हैं पर पैसा रिसीवेबल्स में पड़ा रहता है। बेसिकली पैसा आपके पास नहीं होता है पर आप सेल्स दिखा देते हैं और वर्किंग कैपिटल बढ़ती जाता है। तो ऐसी कंपनीज को हम अगेन अवॉइड करते हैं। और आजकल आपने देखा होगा इंटरनेट बेस्ड कंपनीज या ई कॉमर्स कंपनीज की भी लिस्टिंग हो रही है। हम हर कंपनी में इन्वेस्ट, स्पेशली आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं जाते हैं, काफी कॉशियस रहते हैं और ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली ई कॉमर्स कंपनीज में जो कि आज तो लॉस बना रही हैं, पर क्या उनका पॉजिटिव यूनिट इकोनॉमिक्स है? बाय पॉजिटिव यूनिट इकोनॉमिक्स इसका मतलब ये है कि हर प्रोडक्ट जो वो बेच रही है, हर प्रोडक्ट में क्या वो प्रॉफिट कमा सकती है? हम देखते हैं कि वो प्रॉफिट ऑन ओवरऑल बेसिस नहीं कमाती, बट उसका एक रीजन ये होता है कि वो ग्रोथ में इन्वेस्ट करती है, नए कस्टमर्स को अपने पास लाने के लिए डिस्काउंट देती हैं, रिवॉर्ड देती हैं, तो उसकी वजह से लॉस होता है। पर क्या एग्जिस्टिंग कस्टमर को अगर कोई सर्विस बेच रही है उसमें उनका प्रॉफिट हो रहा है? अगर उतना प्रॉफिट भी उनका हो रहा है, वो स्केलेबल बिजनेस है, तभी हम इन्वेस्ट करते हैं ऐसी ई कॉमर्स या इंटरनेट कंपनीज में, वरना हम काफी कॉशियस रहते हैं। मुझे ये समझाइए कि जो वैल्यू स्ट्रैटेजी है वो किस तरह के निवेशक को आप सजेस्ट करते हैं कि वो इसमें जाए? अग्रेसिव आउटलुक है या कंजर्वेटिव आउटलुक है? क्या आप किस तरह के इन्वेस्टर को कहते हैं कि उनके लिए वैल्यू स्ट्रैटेजी जो है वो सही रहती है? एक इन्वेस्टर को
एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उन्हें फ्लेक्सिबल अगर अक्रॉस द मार्केट कैप स्ट्रेटजी में पार्टिसिपेट करना है। वैल्यू इन्वेस्टमेंट एक अक्रॉस द आप जानते हैं कि एज पर सेबी रूल्स वैल्यू एक ऐसा कैटेगरी है जहां मार्केट कैप का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम अक्रॉस द मार्केट कैप लार्ज मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां भी हमें वैल्यू दिखे। हम अक्रॉस द सेक्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां भी हमें वैल्यू दिखे। सो अगर इन्वेस्टर को एक डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप फ्लेक्सिबल अप्रोच से इन्वेस्ट करना है तो उन्हें वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी वैल्यू पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट जैसा कि डाइवर्सिफिकेशन का रूल है, आपको हर स्ट्रेटजी में करीब 6-7 स्ट्रेटजी हैं फ्रॉम अ सेबी पॉइंट ऑफ व्यू। अप्रोप्रिएट एलोकेशन करना चाहिए अपना रिस्क ध्यान में रखते हुए। और एक स्ट्रेटजी में करीब 20% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए अपना एसेट एलोकेशन। राइट, थैंक यू सो मच मिस्टर प्रेमचंदानी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो यूटीआई म्यूचुअल फंड के इक्विटी मेरे साथ थे बताते हुए कि अगर आप वैल्यू स्ट्रैटेजी के जरिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किन बातों का ख्याल रखें, किस तरह से आप निवेश को अपने आगे बढ़ा सकते हैं। मनी 9 देखने के लिए शुक्रिया आपका। मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को भी क्लिक करें ताकि इस तरह के वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो।